आनंद जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर, कुछ हद तक अर्निंग्स पे तो हम बात आपसे जो पिछली बार बात हुई थी उस पर कर ही चुके हैं, लेकिन जिस ग्लोबल सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं उसमें अब तक हम देखते थे कि यूएस स्ट्राइक करता था, कुछ स्ट्राइक ईरान करता था अरब कंट्रीज़ के ऊपर, बट अब बात आ गई है फाइनेंशियल स्ट्राइक। आप कुछ ऐसे अगर आप देखें बड़े कदम उठाएं जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए, और ईरान कह रहा है जनाब कि उसके बाद हम पूरा का पूरा क्रूड के सिस्टम को बदल देंगे, आप एक रत्ती भर क्रूड नहीं निकाल सकते। सर, ये जो ग्लोबल सेटअप है आपको आने वाले समय में कितना चैलेंजिंग होता नज़र आ रहा है, एंड स्पेशली जिस तरीके से अब यूएस की यील्ड्स बिहेव कर रही हैं 4.71 पे। देखिए, इस वक्त मेरे हिसाब से वॉर के ऊपर ज्यादा तवज्जो ना दें तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इसका कोई प्रिडिक्शन करना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। खाली आप ये कह सकते हैं क्योंकि मिड टर्म पोल्स आ रहे हैं यूएस में, इसलिए उनको जल्दीबाजी रहेगी कि वो किसी तरीके का कोई नतीजा निकालें और उसको निष्कर्ष निकालें, ताकि जब इलेक्शन आए तो उस समय जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज हैं और उनके जो पार्टी है वो ये कह सकें कि हमने ये प्रॉब्लम मुद्दा सॉल्व कर दिया है। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, वहां पे उसमें जो ब्याज की दरें यूएस में जा रही हैं वो ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि उसका कारण उससे क्या होता है कि दुनिया भर का प्रभाव पड़ता है उस पर। और आपने ये देखा कि ना ही एक तरफ तो डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है, उसके बावजूद जो है येन के साथ उनको सपोर्ट करना पड़ रहा है। और ये इस तरह के इंटरनेशनल मूव्स जो हैं उसमें क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होते हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इस वक्त ऑलरेडी इंडिया और यूएस में ब्याज की दर का अंतर जो है बहुत कम हो गया है, और इन्फ्लेशन इस वक्त इंडिया में अभी भी यूएस के मुताबिक ज्यादा ही है। तो इसके कारण हमारी करेंसी के ऊपर भी अभी प्रेशर बरकरार रहेगा। हालांकि एफसीएमएफबी ने अभी कुछ हद तक उसको संभाल दिया है, लेकिन आगे जाके ये फिर से प्रेशर बन सकता है। जहां तक बात रही ऑयल की, बिना वॉर के ऊपर चिंता करें, ये साफ जाहिर है कि इस वक्त इन्वेंट्री जो है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो कहते हैं देशों की, वो बहुत कम लेवल पे हैं, ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं। और एक अनुमान ये है कि आपको कम से कम 18 महीने लगेंगे उसको वापस बिल्डअप करने के लिए। तो इसलिए ऑयल का डिमांड जो है वो काफी तेज रहेगा। गैस का तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही है। तो कमोडिटी के प्राइसेस, स्पेशली एनर्जी के प्राइसेस, थोड़े से ऊपर उठे हुए रहेंगे, और इसका प्रभाव हमारे जैसे देश जिसमें एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर, उसके ऊपर नेगेटिव ही पड़ेगा। ये जनरल आपका माहौल इस वक्त बन पाया है। ठीक है आनंद जी, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट में फिलहाल थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, जैसा कि आपकी कमेंट्री लगी मुझे सर। लेकिन जो सवाल अहम है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर ट्रेडर्स के लिए, मार्केट में पैसा बनाना, तो ये कैसे बनेगा? इस माहौल में भी आप कोई थीम या स्पेस देखते हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथ नजर आती है और जहां पर इन्वेस्टर्स अपने मनी डिप्लॉय कर सकते हैं, तो वो कौन से होंगे? देखिए, अगर आप नियर टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस समय उसमें आपको मोमेंटम के साथ ही खेलना रहेगा, और इस वक्त मोमेंटम जो है स्मॉल कैप क्षेत्र में ज्यादा है। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि एज ए ट्रेडर आपको निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि उसमें आप फ्यूचर्स और ऑप्शन नहीं ट्रेड कर सकते। दूसरी तरफ ये है कि जब तक फ्रंटलाइन कंपनियां नहीं चलेंगी तब तक इंडेक्स चलना मुश्किल है, और जैसा मैंने माहौल आपको डिस्क्राइब किया उसमें फ्रंटलाइन इंडेक्स बहुत ज्यादा ऊपर इस वक्त जाने की संभावना कम ही दिख रही है। अब बाजार में आपको कहीं ना कहीं सरप्राइज मिल सकता है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन देखें तो हालांकि फ्रंटलाइन कंपनीज के वैल्यूएशन थोड़े से बेहतर हो चुके हैं पिछले साल के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद ग्रोथ भी जो है वो काफी टेपिड ही है कमोडिटी कंपनियों को छोड़ के। और कमोडिटीज इंडिया में प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि बहुत सारी, स्पेशली एनर्जी में बहुत सारे गवर्नमेंट के उसमें उतार चढ़ाव आते हैं ब्याज टैक्स रेट्स के। तो आपके पास बचा कुछ एक के क्षेत्र ही हैं। फ्रंट लाइन में क्लियरली बैंक जो है अभी भी सस्ते हैं, वो जब तक फॉरेन इन्वेस्टर्स वापस आके खरीदना शुरू नहीं करेंगे, वो ऐसा लग नहीं रहा है कि इस वक्त आपको कोई बढ़त आएगी। लेकिन आपका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, मिड कैप बैंक्स ने भी अच्छे किए हैं, क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है वो काफी साफ है।
तो अगर आपको फ्रंटलाइन कंपनियों में देखना है तो शायद वही एक क्षेत्र है जहां पर थोड़ी सी आपको सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं। बाकी स्मॉल कैप में कहना मुश्किल है कोई क्षेत्र, लेकिन ये है कि इस वक्त उत्तेजना जरूर ज्यादा है नई लिस्टिंग्स और सो कॉल्ड न्यू एज कंपनीज के बीच में। और लोग इस वक्त ये देख रहे हैं कि वहां पर ग्रोथ कितनी आ रही है और इसके ऊपर ज्यादा चिंता नहीं प्रकट कर रहे हैं कि इसमें पैसा कब बनेगा। तो जब तक पैसे आते रहेंगे ये क्षेत्र चलता रहेगा। सर, प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड में सिल्वर में फिर तेजी पकड़ ली है। अब या तो एक मल्टी एसेट अप्रोच रखते हुए कुछ हद तक ETFs भी इनके लिए जाएं, या फिर आप मानते हैं कि टाइटन या फिर कल्याण या फिर कुछ गोल्ड NBFCs या फिर कुछ गोल्ड कारोबार वाले बैंक्स को इस वक्त थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए सर? क्या क्योंकि जनवरी के बाद इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिला है, क्या लगता है आपको इस वक्त ये अभी कुछ समय तक के लिए परसिस्ट करेगा क्या? फिलहाल जो माहौल है उसमें लगता तो है कि गोल्ड ने अभी नियर टर्म बॉटम बना लिया है और यहाँ से आपको डिमांड फिर से नजर आती है। देखिए, गोल्ड में सबसे पिछले 2 साल में जो बढ़त आई थी वो ज्यादातर इसलिए आई थी क्योंकि गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने गोल्ड का पोर्टफोलियो अपना बढ़ाना शुरू कर लिया था। और वो एक हद तक ये भी था कि उनको डॉलर से डाइवर्सिफाई करके किसी और शेप्स में जाना था, और गोल्ड एक ऑब्वियस स्ट्रक्चर है जहां पे आप जा सकते हैं। मुझे ये लगता है कि ये शायद फिर से आपको दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि यूएस में ब्याज की दरें बढ़ रही हैं और उसके बावजूद जो फेड को ट्रांजैक्शंस करने पड़ रहे हैं जहां पर उनको शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स खरीदने पड़ रहे हैं खुद ही, यानी कि कुछ हद तक आप ये मान सकते हैं कि वो डॉलर छाप रहे हैं और उसका कोई डिमांड नहीं दिख रहा है। इसका भी ये मतलब होता है कि लोगों का भरोसा धीरे धीरे डॉलर के ऊपर एज अ रिजर्व करेंसी कम होता जा रहा है। और इसका फर्क तो इसका साफ संकेत ये रहेगा कि गोल्ड जैसी जो बहुत सेंचुरी से रिजर्व करेंसी मानी जाती है उसके ऊपर ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक्स फिर से खरीदारी शुरू कर सकते हैं या उन्होंने ऑलरेडी कर दी होगी। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में एक फ्लोर है, कहाँ तक जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त ट्रेंड अप है तो आप ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं। उसको आप कंपनी के थ्रू प्ले करें या डायरेक्ट करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सेस कितना है। मेरा खुद मानना ये है कि कमोडिटीज हमेशा कमोडिटीज की तरह ही ट्रेड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई बहुत आसान इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है इंडिया में जहां से आप कमोडिटीज को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको जबरदस्ती जाके कंपनियां खरीदनी पड़ती हैं। तो ज्वेलरी और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज दोनों एक तरीके से गोल्ड को प्ले करने के तरीके हैं। ठीक है, गोल्ड को कैसे प्ले करना है, कमोडिटी को कैसे प्ले करना है, वो हमने समझ लिया। आनंद जी, सेकेंडरी मार्केट की तो हम अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन प्राइमरी मार्केट में जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला, चाहे वो अगस्त का महीना हो, जुलाई और आने वाला भी महीना सितंबर भी, एक ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं हम यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में हाथ लगाना चाहिए जिस तरीके से लिस्टिंग भी अच्छी हुई है कई सारी कंपनीज की पैसे बनाने के लिहाज से? देखिए, प्राइमरी मार्केट में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये नजर आती है कि एक तो आपको एलोकेशन कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। सेकेंडली, उसमें आपके पास कोई तरीका नहीं है ये डिटरमिन करने का कि आपको किस प्राइस में मिल रहा है। और थर्डली, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोटर बेच रहा है और आप खरीद रहे हैं, तो आपके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो उसके पास नहीं है, जो उसको लगता है कि बेचना चाहिए और आपको खरीदना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि कई कंपनियों में बिहेवियर चेंज होता है एक बार कंपनी लिस्ट होने के बाद। जब तक प्राइवेट कंपनीज होती हैं तब तक प्रमोटर जो अपने मर्जी से चलाते हैं और जो उनको समझ में आता है करते हैं। हालांकि आजकल थोड़ा सा बेहतर हो गया है क्योंकि आजकल नई कंपनियां नहीं आ रही हैं, ऑलरेडी प्राइवेट इक्विटी फंडेड कंपनियां हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्राइवेट इक्विटी वाले भी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर जितना तवज्जो देना चाहिए था वो उतना नहीं देते हैं। वो अपनी चिंता ज्यादा करते हैं और बाकी रिटेल इन्वेस्टर की कम करते हैं। तो नेट मेरा मानना यह है कि लिस्टिंग के कुछ दिन बाद आप उनका बिहेवियर देखें, कुछ तिमाही तक उनके रिजल्ट आने दें, उसके बाद आप खरीदें। ये जो अजम्पशन है कि प्राइवेट के आपको आईपीओ में बहुत पैसा बन जाएगा, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा सर, ये बीएससी में बड़ा सीवियर डैमेज आया है एनएससी के आईपीओ से पहले। अब अभी तो बाजार मायूस इसलिए है क्योंकि भाई कैश के दौरान थोड़ा सा ऑप्शन एक्टिविटी कम हो गई है, वीकली एक्सपायरीज पहले से ही नहीं थी। अभी सर अगर एक्सचेंजेस लेने हो आपको तो आप एनएससी के आईपीओ का इंतजार करेंगे जो कि
नो डाउट अबाउट दैट एक्सपेंसिव होगा। आप BSE को इस प्राइस पे कंसिडर करेंगे या फिर MCX को? देखिए, एक्सचेंज बिजनेस जो है वो विनर टेक्स ऑल गेम है। मैं उस वैल्यूएशन के ऊपर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जहां तक बिजनेस का सवाल है, BSE ने नो डाउट कुछ हद तक सेबी की मदद से और काफी हद तक अपना कुछ मार्केट शेयर निकाल लिया है FNO में। लेकिन नेट नेट जो उनका कैश मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो कभी भी काफी लो लेवल पे है, और FNO में भी उतना NSE के कुछ हद तक एज तो बनी रहेगी। तो अगर आपको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनियों में, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियों में डालना है, तो जैसे मैंने कहा है कि विनर टेक ऑल वाला गेम है, तो विनर्स के साथ बैट करना बेहतर रहता है। लेकिन इसके हो सकता है कि इस वक्त वैल्यूएशन आपको एक में कम और किसी और में ज्यादा रहे, तो उसके ऊपर मैं कोई अपना विचार प्रकट नहीं करना चाहूंगा। ओके, इस बीच अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज एडजस्ट हो चुके हैं। निफ्टी अगर आप देखें करीब करीब एडजस्ट हुआ है। निफ्टी 24219 पे 316 का अगर आप देखें एडजस्टमेंट है वर्सेस प्रीवियस कैश, मतलब कैश बिंदु से पहले। निफ्टी बैंक करीब 106 अंकों पर, वही 57,419 को उसने रीगेन कर लिया, और 42 अंकों पर 77,328 के मुकाबले अगर आप देखें 77,370 पे। तो निफ्टी एडजस्ट हुआ है 24,219 पे। मैं एक प्रश्न और लूँगा सर आपसे यहाँ पे। अभी फार्मा और हेल्थ केयर में सर आपकी शॉपिंग लिस्ट में या फिर कुछ स्टॉक्स जो है आपने ऐड किए हो आनंद सर, शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ, और कहाँ पे आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिला? तो फार्मा में इस वक्त जो है सबसे अच्छा दो चीजें चल रही हैं जो कि बहुत पॉजिटिव इंडिया के लिए। एक तो हम इंडियन कंपनीज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में जाना शुरू हो गई। वो शायद जो बायोलॉजिक्स हो या और तरह के मॉलिक्यूल्स हो, लेकिन पहले जो सिंपली API या फॉर्मुलेशन बेचते थे, स्पेशली ओवरसीज मार्केट में, वहां से आपने अब कुछ हद तक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स करना शुरू किया। दूसरा जो ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, अब फिर से बहुत बड़ी पाइपलाइन बन गई है जो ऑफ पेटेंट जा रही है और जा चुकी है पिछले कुछ महीनों में, और आज जाती रहेगी। तो अपॉर्चुनिटी साइज बड़ी है, कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस की बढ़ रही है। तो दोनों तरफ से जो ग्रोथ आपको कुछ हद तक रेगुलेटेड मार्केट्स में कम हो चुकी थी पिछले कुछ सालों से, वो पिछले एक साल से वापस आना शुरू हो गई। वैल्यूएशंस के ऊपर ऑब्वियसली अगर मार्केट हाई है तो वैल्यूएशन इन कंपनियों के भी कम नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ग्रोथ दिखती रही और मोर और लेस प्रोटेक्टेड ग्रोथ है ये, तो मेरे हिसाब से ये अभी भी अच्छा क्षेत्र है। जहां तक हॉस्पिटल्स का सवाल है या डायग्नोस्टिक्स का सवाल है, ये मेरा मानना है कि थोड़े ज्यादा महंगे हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको कम दिखती है ऑलरेडी, जितने प्राइवेटली ओन्ड लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं ज्यादातर प्राइवेट इक्विटी के हाथ में जा चुके हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो हॉस्पिटल केयर का दाम जो है वो बढ़ता रहेगा और कंपनियां पैसा बनाती रहेंगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अभी भी वहां पर काफी बड़ी है। तो ये क्षेत्र कुछ हद तक डिफेंसिव ग्रोथ वाला क्षेत्र है, दोनों डिफेंसिव भी है और ग्रोथ भी है। ठीक है, ये फार्मा स्पेस पर आपसे चर्चा। आनंद जी, आज कई सारे स्टॉक्स न्यू एज स्पेस से काफी अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट अर्बन कंपनी, मीशो, लेंसकार्ट, ये सारे जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? और साथ ही इस पूरे स्पेस को लेकर क्या आप पॉजिटिव हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा एक जनरलाइज करना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने अर्बन कंपनी जैसी कंपनी देखा, तो उसमें एक प्रॉब्लम रहेगी बिजनेस में कि उनका एक बिजनेस में लीकेज होती रहती है, क्योंकि आप रोज उसको यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपने किसी AC वाले को सर्विस करने के लिए बुलाया, तो अगली बार अगले साल के लिए आप डायरेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम रहेगी लीकेज की। उसके बावजूद उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, काफी ग्रोथ आ चुकी है, और शायद अगर आप एक नया सेगमेंट जो उन्होंने हेल्प का किया था उसको निकाल दें, तो शायद उन्होंने ब्रेक इवन भी करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ये सब कंपनियों में आपको ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है रिटेल लेवल तक, उसमें वैल्यू चेन में उन्होंने एक अपना सेगमेंट निकाल के प्रॉफिट पूल अपने तरफ खींच लिया है। तो जहां पे FMCG जैसी कंपनियां हैं, जहां पहले रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होता था, अब कई सारी जो है ये होम डिलीवरी वाली कंपनियों के पास आ गया। तो आपको ये देखना है कि कहाँ तक ये सस्टेनेबल रहेगा। बट डेफिनेटली ये एक क्षेत्र है जहां पर कुछ हद तक इनोवेशन इंडिया में पहले हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ खर्चा कम होता है एक इंडिविजुअल आदमी को लेने के लिए, इसलिए
हमारा जो डिलीवरी मैकेनिज्म्स है वो बेहतर है बाकी दुनिया के हिसाब से, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्टिव सेक्टर बन सकता है। फिलहाल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट क्लोज में जैसे कि मैं कह रहा था कि जिस प्रकार की